Hello everyone. In today's lecture, we will going to see talking back of profit. Let me share screen with you. लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया उसका एक क्विक रिकैप कर लेंगे हम. Starting of the lecture. This is the introduction part where we have started our chapter. इंट्रोडक्शन में सबसे पहले किसके बारे में बताया गया? सबसे पहले कैपिटल के बारे में बताया गया. ठीक है, तो कैपिटल इज लाइफ ब्लड फॉर कॉर्पोरेशन. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलाना है तो आपको कैपिटल चाहिए, फाइनेंस चाहिए. तो हमारे बिजनेस में दो टाइप के फंड हमको दिख रहे हैं यहाँ पर, कैपिटल और दूसरा बोरोड कैपिटल. ठीक है, तो फिलहाल हम लोग ओन कैपिटल के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं. ओन कैपिटल में एक आ गया शेयर कैपिटल और दूसरा रिटेन्ड अर्निंग. फिर हमने शेयर कैपिटल को बाइफरकेट किया. वी गॉट इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर. सोर्सेस ऑफ ओन कैपिटल. कहाँ से हमको ओन कैपिटल मिलेगा? तो पहला उसमें पार्ट था शेयर. उसका डेफिनेशन देखो यहाँ पर दिया हुआ है एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 84 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013. शेयर मींस अ शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक. स्टॉक भी उसमें इंक्लूडेड रहेगा. पूरा जो टोटल शेयर कैपिटल है उसका एक छोटा सा स्मॉलेस्ट पार्ट जो है उसको हम क्या बोलते हैं? शेयर बोलते हैं. ठीक है, फीचर्स देखा फिर हमने. अगर आप शेयर परचेस करते हो यू विल बिकम ओनर. ठीक है, हर एक शेयर का अपना डिस्टिंक्टिव नंबर होता है. जब आप शेयर परचेस करते हो तो आपको ओनरशिप का टाइटल मिल जाता है, आप बन जाते हो ओनर. वैल्यू हमने देखा 3 टाइप की वैल्यू. फेस वैल्यू जो शेयर के फेस पे लिखी होती है. दूसरा इश्यू प्राइस. इश्यू प्राइस क्या होता है? फेस वैल्यू कितने प्राइस रहते हैं? 3 प्राइस. पहला फेस वैल्यू है. फेस वैल्यू क्या है? शेयर के फेस पे लिखा हुआ है. दूसरा इश्यू प्राइस. इश्यू प्राइस कौन सा प्राइस? जो प्राइस पे हमने मार्केट में वो शेयर इश्यू किया है. ठीक है. तीसरा प्राइस मार्केट वैल्यू. मार्केट वैल्यू ये आपको स्टॉक एक्सचेंज में जो प्राइस दिखता है, कोई भी शेयर का प्राइस जब हम स्टॉक एक्सचेंज में चेक करते हैं तो हम लोग कौन सा प्राइस बोलते हैं? मार्केट प्राइस. ठीक है, राइट. जैसे आप शेयर परचेस करते हो आपको कौन सा राइट मिलता है? आपको शेयर होल्डर के सारे अधिकार मिल जाते हैं. ठीक है. इनकम क्या मिलता है? इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड. क्या शेयर आप बेच सकते हो? यस, डेफिनेटली आप शेयर को सेल कर सकते हो या फ्री ऑफ कॉस्ट भी किसी को गिफ्ट दे सकते हो. जो पब्लिक कंपनी का शेयर रहता है वो फ्रीली ट्रांसफरेबल रहता है. और इक्विटी शेयर हम लोग जानते हैं कि उसको फ्री ऑफ कॉस्ट आप क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो. ठीक है. प्रॉपर्टी ऑफ शेयर होल्डर. ये एक असेट बन जाता है. जब कोई पर्सन शेयर परचेस करता है तो शेयर उसके लिए क्या है? इन्वेस्टमेंट है. तो उस पर्सन का ये क्या बन जाता है? असेट बन जाता है. काइंड्स ऑफ शेयर. काइंड्स ऑफ शेयर में हमने क्या देखा? इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर. अभी इक्विटी शेयर में हम डेफिनेशन देखते हैं. इक्विटी शेयर वो शेयर होता है जिसको कोई प्रेफरेंशियल राइट मिलता नहीं है. इसके रिगार्डिंग तो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एंड डिविडेंड है ना. इट डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंस और डिविडेंड. जब भी डिविडेंड मिलेगा उसका नंबर सबसे लास्ट में होगा. डू नॉट हैव प्रायोरिटी फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. जब भी कंपनी कैपिटल रीपे करेगी उसमें भी उसका नंबर सबसे लास्ट में रहेगा. ठीक है, तो इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है. फीचर्स. आप इक्विटी शेयर परचेस करते हैं तो आप ऑर्गेनाइजेशन को, कंपनी को क्या देते हैं? परमानेंट कैपिटल. परमानेंट कैपिटल मतलब लाइफ टाइम. अब आपको ये पैसा वापस नहीं मिलेगा जब तक कंपनी बंद हो जाती नहीं. कंपनी वाइंड अप होगी
उसके बाद ही आपको आपका पैसा मिलेगा, वो भी सबसे लास्ट में। मतलब पैसा बचेगा तो आपको मिलेगा, नहीं बचेगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है। फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड, डिविडेंड फिक्स नहीं होता, मोर प्रॉफिट मोर डिविडेंड, लेस प्रॉफिट लेस डिविडेंड, नो प्रॉफिट नो डिविडेंड। ठीक है। राइट्स, कौन कौन से राइट आपको मिल सकते हैं? तो मैंने बताया शेयर होल्डर के राइट आपको मिलते हैं, जैसे आप मीटिंग में वोट कर सकते हो। ठीक है। फिर जो भी प्रॉफिट होगा डिविडेंड के रूप में आप उसको शेयर कर सकते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट को आप इंस्पेक्ट कर सकते हो और अपने शेयर को आप सेल कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये अधिकार आपको मिल जाते हैं। प्रेफरेंशियल राइट आपको नहीं मिलेंगे, जैसे डिविडेंड आपको पहले नहीं मिलेगा और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल आपको पहले नहीं मिलेगा। ठीक है। कंट्रोलिंग पावर, मैनेजमेंट का जब भी मीटिंग होगा आपको उस मीटिंग में बुलाया जाएगा और वोट के थ्रू आप मैनेजिंग एबिलिटी को वर्कआउट कर सकते हो। ठीक है। तो आप मैनेज कर सकते हो कंपनी को थ्रू योर वोटिंग, पार्टिसिपेशन इन मीटिंग। रिस्क, क्या ये हाईली रिस्की है? हाँ, ये हाईली रिस्की है एज कंपेयर टू प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर जहां पर डिविडेंड पहले मिलता है, रिपेमेंट ऑफ कैपिटल भी पहले मिलता है और डिविडेंड फिक्स्ड भी होता है। जबकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर डिविडेंड फिक्स नहीं होता, फ्लक्चुएटिंग होता है, डिविडेंड बाद में मिलता है और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी बाद में मिलता है। इसके लिए यहाँ पर रिस्क ज्यादा हो जाता है। ठीक है। रेसिडुअल क्लेमेंट, रेसिडुअल क्लेमेंट का मतलब क्या होता है? लास्ट में पैसा लेने वाला, मतलब सबसे लास्ट में नंबर किसका लगेगा? इक्विटी शेयर होल्डर का, इसलिए इसको बोला जाता है रेसिडुअल क्लेमेंट। ठीक है। तो सबसे लास्ट में आप यहाँ पर देखो, लास्ट क्लेम ऑन दी अर्निंग ऑफ द कंपनी, कंपनी के जो पैसे पे सबसे लास्ट अधिकार है, ठीक है, वो किसका है? इक्विटी शेयर होल्डर। नो चार्ज ऑन एसेट, ये वाला पॉइंट हमने देखा नहीं था, तो उसको हम लोग अभी गौर करते हैं। चार्ज और एसेट का मतलब क्या होता है कि सपोज आप किसी से लोन लेते हो तो आपको उस पर्सन को कुछ सिक्योरिटी देना पड़ता है ना? आप कुछ मॉर्गेज रखते हो, आप कुछ गरीबी रखते हो। सपोज आपने बैंक से 5 लाख रुपीज लोन डिमांड कर रहे हो, तो बैंक वाला आपको क्या बोलेगा कि आपको मुझे 6 to 7 लाख रुपीज का कुछ आपका सामान क्या रखना पड़ेगा, मेरे पास मॉर्गेज रखना पड़ेगा, गिरवी रखना पड़ेगा। तो उनको क्या मिलेगा? आपके एसेट के ऊपर चार्ज और एसेट, ठीक है, चार्ज मिलता है। वैसे ही आप जो कंपनी को पैसा दे रहे हो तो ये लोन नहीं है, तो ये लोन नहीं है तो आपको कोई चार्ज और एसेट मिलता नहीं। मतलब कल को ऐसा नहीं हो सकता है कि सपोज कंपनी आपका पैसा नहीं दे रही है तो आप उसका कोई एसेट बेच के पैसा ले लो, ऐसा आप कर सकते नहीं हो। आपको कंपनी के एसेट पे जब तक अधिकार नहीं है तब तक कंपनी बंद नहीं हो जाती। कंपनी एक बार बंद हो जाएगी, बाकी सबका पैसा वापस कर देगी, लास्ट में कुछ बचेगा तो आपको मिलेगा, नहीं तो आपको मिलने वाला नहीं। ठीक है। ये चार्ज और एसेट का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ये डिवेंचर में फिर से आएगा, तो वहां पर हम लोग फिर से एक बार समझेंगे डिटेल में। ठीक है। तो चार्ज और एसेट का मतलब क्या होता है? जब कोई ऑर्गेनाइजेशन पैसे के बदले में आपको क्या दे रही है? अपने एसेट के ऊपर चार्ज दे रही है ना, वो कमिट करती है कि आप अगर हमने आपका पैसा वापस नहीं किया, रिटर्न नहीं किया, तो आप हमारा एसेट बेच सकते हो। तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन शेयर होल्डर को देती नहीं है, क्योंकि शेयर होल्डर कौन है? ओनर है, और ओनर को चार्ज और एसेट मिलता नहीं। बोनस इशू, क्या फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर मिलेगा? यस। ये अधिकार किसको है? इक्विटी शेयर होल्डर को। कंपनी जब भी फ्री में शेयर देना चाहे तो किसको दे सकती है? इक्विटी शेयर होल्डर को दे सकती है। राइट इशू, राइट इशू के बारे में लास्ट टाइम आपको बताया था। कंपनी को कुछ न्यू इशू करना है तो अपने ही शेयर होल्डर को पहला प्रेफरेंस देगी और रेशियो में देगी कि आप कम पैसे में हमारी कंपनी के शेयर परचेस कर सकते हैं। तो आपको और एक्स्ट्रा शेयर चाहिए तो राइट इशू जब भी होगा तभी आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है। ये फैसिलिटी सिर्फ किसको मिलेगी? एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है। जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है उनको ही ये दिया जाएगा। फेस वैल्यू हमने देखा, मैक्सिमम टाइम पे कितना रहता है? 10 रुपीज। मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू हमेशा फ्लक्चुएटिंग रहता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। क्या होता है? मार्केट का वैल्यू बढ़ता रहता है। हमने देखा था, हमने बात की थी एमआरएफ टायर की, स्टार्टिंग में 10 रुपया था और अब जाकर वो 58,000 60,000 का शेयर बिक रहा है। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 10-15 साल के बाद ह्यूज एप्रिसिएशन हमको देखने मिलता है। तो ये कैपिटल एप्रिसिएशन वाला पॉइंट उससे रिलेटेड है। ठीक है। जबकि प्रेफरेंस शेयर हमने क्या देखा था? प्रेफरेंस शेयर का 5 सालों में तो 10 सालों में तो ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। 100 रुपए का वैल्यू 110 115 हो सकता है, 120 हो सकता है, उससे ज्यादा।
टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर विथ नॉर्मल वोटिंग राइट, जैसे वोटिंग राइट बोलेंगे तो 1 शेयर 1 वोट, आपके पास 1 शेयर है तो आप कितना वोट दे सकते हो, 1 ही वोट दे सकते हो। डिफरेंशियल वोटिंग राइट क्या बताता है, डिफरेंशियल वोटिंग राइट मतलब ऐसे कुछ शेयर होल्डर जो कंपनी के मीटिंग में, कंपनी के प्रोसीजर में इतने इंटरेस्टेड नहीं है, वो मीटिंग अटेंड नहीं करते, वो वोट करने नहीं आते, तो कंपनी उनके सामने एक प्रपोजल रखती है कि आपके पास जो वोटिंग पावर है आप तो ऐसे भी यूज नहीं करते हो, वो वोटिंग पावर आप किसी और को सेल कर दो। उससे फायदा क्या होगा, आपको मीटिंग वगैरह अटेंड करने का कोई कंपल्सन नहीं, ठीक है, और आप जो वोटिंग नहीं करते थे आप जिस पर्सन को दोगे वो वोटिंग कर सकता है, बराबर है। तो इससे क्या होगा, तो कुछ शेयर होल्डर वो क्या करेंगे, अपना वोटिंग राइट सेल कर देंगे और जिसको परचेस करना है वो वोटिंग राइट को परचेस कर लेगा। तो जिस पर्सन ने परचेस किया है उसके पास उसके नंबर ऑफ शेयर से ज्यादा वोटिंग राइट हो जाएगा, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट, उनको एक अलग अधिकार दिया जाता है। देखो यहाँ पर लिखा है वराइंग राइट्स रिगार्डिंग डिविडेंड, डिविडेंड का अलग अधिकार है, वोटिंग का अलग अधिकार है, तो इनके लिए एक सेपरेट रूल होता है, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर में हमने देखा था कि 2 टाइप के प्रेफरेंस है, राइट एज टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड। पहले सबसे पहले उनको क्या मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, जब भी कंपनी डिविडेंड देगी सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, और जब भी कंपनी रीपेमेंट ऑफ कैपिटल करेगी सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा। इक्विटी शेयर होल्डर से पहला नंबर किसका आता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, ठीक है। तो फर्स्ट फीचर वही है, प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड, पहले डिविडेंड मिलता है, फिर है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। फिक्स्ड रिटर्न, जैसे इंटरेस्ट फिक्स मिलता है लोन के ऊपर, है ना, वैसे जो पर्सन प्रेफरेंस शेयर खरीदेगा उसको भी फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा, तो इट इज सेम है, सिमिलर टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के जैसा ये भी क्या होता है, फिक्स्ड होता है। नेचर ऑफ कैपिटल, यहाँ पर कैपिटल कैसा है, रिडीमेबल कैपिटल है, रिडीमेबल कैपिटल मतलब इसका पीरियड फिक्स होता है, तो जो इसका पीरियड ऑफ टाइम है 5 साल 10 साल 8 साल 15 साल 30 साल है ना, उसके बाद इसका पैसा रिटर्न करना पड़ता है, तो ये कोई परमानेंट कैपिटल होता नहीं, फिक्स पीरियड के साथ नहीं आता है। मार्केट वैल्यू, जनरली इसका जो मार्केट वैल्यू होता है वो कितना होता है, 100 होता है, सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, फेस वैल्यू इसका जनरली कितना होता है, 100 होता है। मार्केट वैल्यू प्रेफरेंस शेयर डज नॉट चेंज, ज्यादा चेंज होता नहीं, हमने देखा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, कैपिटल एप्रिसिएशन इतना होता नहीं, ठीक है। कैपिटल एप्रिसिएशन इज लो एज कंपेयर्ड विद इक्विटी शेयर। वोटिंग राइट, क्या वोटिंग राइट इनको मिलेगा, नहीं, इनको कोई भी वोटिंग राइट मिलने वाला नहीं है, दे डू नॉट एंजॉय एनी कंट्रोल ओवर कंपनी, इनको कोई वोटिंग राइट नहीं। रिस्क, इनका रिस्क इक्विटी शेयर होल्डर के रिस्क से कम है, क्योंकि हर जगह लाइन में ही सबसे पहले लगते हैं, डिविडेंड भी पहले लेते हैं, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी पहले लेते हैं, और इनका डिविडेंड भी फिक्स्ड होता है, ठीक है। फेस वैल्यू, फेस वैल्यू जनरली कितना होता है, 100। राइट और बोनस, क्या मिलता है इनको राइट और बोनस, नहीं, दे आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर राइट्स और बोनस इश्यू, इनको शेयर होल्डर के जैसे, इक्विटी शेयर होल्डर के जैसे राइट और बोनस इश्यू मिलता। नेचर कैसा रहता है इनका, मॉडरेट टाइप, मतलब ये इतना रिस्क लेते नहीं है, ठीक है, तो ये सेफ गेम खेलते हैं, इनको रिस्क नहीं लेना है, इसीलिए तो इन्होंने क्या परचेस किया है, प्रेफरेंस शेयर। फिर हमने टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर देखा था, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में हमने क्या देखा कि जिस साल का डिविडेंड नहीं मिला है अगले साल जब प्रॉफिट होगा तो उसका एक्यूमुलेशन होगा, वो मिला करके, मतलब पिछले साल का डिविडेंड मिला करके इस साल दिया जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव में पिछले साल का डिविडेंड भूल जाओ, जिस साल डिविडेंड नहीं मिला उस साल का डिविडेंड भूल जाओ, न्यू ईयर का डिविडेंड आपको मिलेगा अगर प्रॉफिट होगा। पार्टिसिपेटिंग, जो फिक्स्ड डिविडेंड होता है उससे एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपको दिया जा सकता है, दैट मींस यू कैन पार्टिसिपेट इन सरप्लस प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, प्रेफरेंस डिविडेंड के अलावा आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलेगा, अगर कंपनी ने क्या किया है, सरप्लस प्रॉफिट, ह्यूज प्रॉफिट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट किया है तो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। नॉन पार्टिसिपेटिंग है तो आपको कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं मिलने वाला, जो आपको फिक्स्ड बताई गई है डिविडेंड की रेट वही आपको मिलेगा, एक्स्ट्रा कुछ मिलने वाला। कन्वर्टेबल, इनको ऑप्शन होता है कि आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आपका जो प्रेफरेंस शेयर है वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है, ये आपकी
आपकी इच्छा के ऊपर है, आप करवाना चाहो तो कर सकते हो। नॉन कन्वर्टेबल में ऐसा कोई ऑप्शन नहीं मिलता, जब रिडम्पशन का टाइम आएगा तब आपको आपके पैसे ही मिलेंगे, आपका शेयर कभी भी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होगा नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं। ठीक है। रिडीमेबल, रिडीमेबल में क्या बताया कि इसका पीरियड क्या होता है, फिक्स्ड होता है, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, जो भी पीरियड एक सिलेक्ट कर लो जिस हिसाब से कंपनी ने इश्यू किया है, उस पीरियड के बाद कंपनी को आपको पैसा वापस देना पड़ेगा। रिडीमेबल का मतलब क्या होता है, ये परमानेंट हो जाता है, कंपनी आपको पैसा देगी नहीं, कब देगी, जब कंपनी बंद हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर देखो क्या लिखा है, सेक्शन 55 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी कैन नॉट इशू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, कोई भी कंपनी को अभी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करने का अलाउड नहीं है, तो आपका परमानेंट प्रेफरेंस शेयर हो सकता नहीं, ये कंपनी ने क्या कर दिया है, बंद कर दिया है। तो मतलब अभी इस टाइप का शेयर नहीं होता, कौन से टाइप का, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इस टाइप का शेयर होता। अब हम हमारे मेन पॉइंट पे आ जाते हैं, रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है वो देखते हैं। तो एक बार अभी इसको ध्यान से सुन, रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है उसको हम और एक नाम से जानते हैं, लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। स्पेलिंग आप ध्यान से चेक कर लो, PLOUGHING, लॉगिंग, लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। आप इसको बोल सकते हो जनरल रिजर्व या रिजर्व्स ऑफ द कंपनी या सेविंग्स ऑफ द कंपनी बोल सकते हो। ठीक है, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट नेम है आपके एसपी सब्जेक्ट के हिसाब से वो है लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। ये लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट आपको हर जगह पर लिखना रहेगा। ठीक है, जहां पर भी इसका जिक्र आता है आपको ये वर्ड यूज करना है, लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो क्या होता है लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट? लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट देख रहे हैं, लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट इज आल्सो कॉल्ड एज रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग, ऐसा अर्निंग जो हमने अपने पास रखा है, मतलब क्या, सेविंग। तो जनरल टर्म्स में भी हम बात करें तो हमारे घर में भी जो भी अर्निंग मेंबर होगा, जैसे या तो आपके डैडी है या मदर है या कोई भी घर में जो अर्निंग मेंबर है, जो क्या कर रहे हैं, कुछ अमाउंट अर्न करके एवरी मंथ घर पर लेकर के आता है, या आपका बिजनेस है तो डेली बेसिस पे कुछ अर्निंग आपके घर पे आता है। ठीक है, उसमें से कुछ हिस्सा, सपोज आपके फादर हैं, डैडी हैं, वो कुछ अमाउंट, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि 15,000 रुपीज है या 20,000, हम लोग राउंड फिगर लेते हैं, 20,000 रुपीज पर मंथ का इनकम है, तो वो मम्मी के हाथ में कुछ अमाउंट, फॉर एग्जाम्पल 8,000 रुपीज या 10,000 रुपीज उन्होंने दे दिया घर चलाने के। ठीक है, अब ये जो अमाउंट दिया है घर चलाने के लिए, तो उसमें क्या क्या आ जाता है, सपोज हाउस का रेंट हो गया, बच्चों का ट्यूशन का, क्लासेस का फीस हो गया, स्कूल कॉलेज का फीस हो गया, फिर जो भी ग्रोसरीज वगैरह लगती है घर में वो सब हो गया। तो वो तो जो डैडी है वो एक हिसाब से दे देते हैं कि इतना खर्चा होगा। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, क्या जो मदर है वो पूरा का पूरा पैसा खर्च कर देती है? नहीं, हमें भी पता है कि कुछ ना कुछ जो स्मॉल अमाउंट है, कभी किसी डब्बे में या कोई ऐसा सीक्रेट स्पेस होता है जहां पर रखा जाता है। आपको मालूम है ना, बीच में 2016 में 1 नवंबर मोदी ने, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी है, उन्होंने अनाउंस किया था, क्या अनाउंस किया था, यस, डीमोनेटाइजेशन। अभी डीमोनेटाइजेशन में बहुत सारा क्या हुआ, बहुत लोगों को पता चला कि उनकी जो हाउस वाइफ है उनके पास, किसी के पास 50,000, किसी के पास 1 लाख, 1.5 लाख रुपए का क्या हो गया था, सेविंग हो गया था। तो बाद में ऐसा मालूम पड़ा। ठीक है ना, तो ये क्या था, ये था सीक्रेट रिजर्व। क्या था, सीक्रेट रिजर्व। अच्छा, ये पैसा क्यों रखा गया, क्या जो हाउस वाइफ है वो चीटिंग कर रही है, पैसा जमा कर रही है वहां पे? नहीं, ये पैसा रखा गया है किस चीज के लिए, कि फ्यूचर में कोई कंटिजेंसीज आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम आ जाएगा, है ना, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फेस कर सकते हैं। देखो अभी अभी लॉकडाउन चल रहा है, अगर इस लॉकडाउन के पहले किसी के पास सेविंग नहीं होगा तो उसकी हालात आज बहुत खराब होगी, है ना।
अगर किसी ने सेव करके रखा होगा तो उसका घर अभी भी ठीक ठाक चल रहा होगा, लेकिन किसी ने फ्यूचर के लिए सेव नहीं किया तो उसके हालात अब बहुत खराब हो चुके हैं। तो ऐसे कंटिंजेंसीज के लिए वो पैसा जमा करके रखना है, ठीक है। तो जो हाउस वाइफ है, जैसे आपकी मम्मी है, उन्होंने थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके 100 रुपया हो गया, 500 रुपया होगा, 1000 रुपया का जो भी कुछ अमाउंट है मंथली वो जमा कर रहे हैं। ऐसा जमा करते करते, है ना, अभी उनको लगता है साल में कभी कुछ इमरजेंसी आ गया, सपोज घर में किसी की तबीयत खराब हो गई या किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा या कोई इन्वेस्टमेंट आ गया, ऐसे केस में इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। देखिए समझो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3, 4, 5 साल हो गया और ऐसा कोई इमरजेंसी नहीं आया, तो हमको भी पता है ह्यूज अमाउंट जमा हो गया होगा, कम से कम 1 लाख 1.5 लाख ऐसा हो सकता है, मे भी जमा हो। तो इस पैसे का क्या होता है, तो हो सकता है कि जो मदर है घर में, हाउस वाइफ है, वो क्या करेगी, अपने लिए कुछ ज्वेलरी वगैरह ले लेगी, है कि नहीं, तो अपने शौक पूरे किए जाते हैं। जो एक छोटा सा हाउस होल्ड है वो भी अपने लिए क्या करता है, सेविंग रखता है, ताकि फ्यूचर की कंटिजेंसीज को क्या कर सके, फेस कर सके। तो हमारे पास तो क्या है, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, और अगर ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है तो फ्यूचर में कभी भी कंटिजेंसीज आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकते हैं, इमरजेंसी आ सकती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन को सेव करना चाहिए। तो जो पैसा आता है, जो भी प्रॉफिट होता है, कंपनी को जो भी प्रॉफिट हुआ, ह्यूज प्रॉफिट हुआ, तो उसके ऊपर पूरा का पूरा अधिकार किसका है, शेयर होल्डर का है, क्योंकि पैसा किसने दिया था, शेयर होल्डर ने दिया था। तो ये पैसा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन अगर हम पूरा का पूरा प्रॉफिट शेयर होल्डर को दे दें तो कंपनी के पास कुछ बचेगा क्या, नहीं। तो कंपनी को क्या करना पड़ता है, वो जो प्रॉफिट हुआ है उसका कुछ हिस्सा वो डिविडेंड में देती है और बाकी हिस्सा वो क्या करती है, सेव करती है, जिसको बोला जाता है प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट या रिजर्व या सेविंग ऑफ द कंपनी या रिटेन्ड अर्निंग, बराबर है। तो सपोज कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं यहां पर, ये जो पैसा है कंपनी क्यों सेव करना चाहिए, तो हम एग्जांपल ले रहे हैं कि सपोज कंपनी को, छोटा एग्जांपल लेता हूं, 5 लाख रुपीस का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो कंपनी ऐसा सोच रही है कि हम लोग 2 लाख रुपए क्या करते हैं, डिविडेंड के रूप में दे देते हैं, किसको दे देते हैं, शेयर होल्डर को, ठीक है। 2 लाख, तो बचा कितना, 3 लाख। ये 3 लाख क्या करेंगे, 3 लाख हमारे पास रिजर्व रहेगा। रिजर्व रहने का मतलब हम सेव करके रखेंगे, और ऐसा 3 लाख हम हर साल सेव करेंगे। तो 3 लाख आपने एवरी ईयर सेव किया तो 5 ईयर्स में आपके पास कितना हो गया, 15 लाख। अब ये जो पैसा बचा हुआ है, आप इसका जो यूज है वो किसके लिए कर सकते हो, एक्सपांशन के लिए कर सकते हो, नई फैक्ट्रीज डाल सकते हो, या अपनी फैक्ट्री में मॉडर्नाइजेशन कर सकते हो, न्यू मशीन इक्विपमेंट परचेस कर सकते हो, है ना, या रिसर्च में पैसे को लगा सकते हो। तो कहीं ना कहीं इस पैसे को आप क्या कर सकते हो, खर्च कर सकते हो। या तो फिर ऐसी जो कंटिजेंसीज आ जाती है, कंटिजेंसीज मतलब इमरजेंसी आ गई, कुछ हमें बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत है अचानक, तो ऐसे समय में हम लोग को एक क्लॉकिंग बैक ऑफ प्रॉफिट काम आ जाता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम लोग रीड करें। क्लॉकिंग बैक ऑफ प्रॉफिट इज आल्सो नोन एज रिटेन्ड अर्निंग। इट इज इंपॉर्टेंट इंटरनल सोर्स ऑफ कैपिटल। ये हमने स्टार्टिंग में बात की, ये जो इसका जो सोर्स है वो कैसा है, इंटरनल सोर्स। ये हमारा खुद का पैसा है, हमको इसको बाहर से लेने की जरूरत नहीं। Instead of distributing all the profits to the shareholder by way of dividend, the company retain a part of the profit for self-financing. पूरा का पूरा प्रॉफिट डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर को दे देने से बेहतर है कुछ हिस्सा हम अपने लिए रख लें, और इसी को क्या बोलते हैं, सेल्फ फाइनेंसिंग रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है। तो देखो हमको पता है जो पिगी बैंक होता है ना, कुछ उसी तरीके का है ये हमारा लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। कंपनी अपने लिए कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा क्या करती रहती है, सेव करती रहती है। हियर अ पार्ट ऑफ नेट प्रॉफिट अर्न इज रिटेन्ड एवरी ईयर। हर साल हम लोग प्रॉफिट का कुछ हिस्सा क्या करते हैं, जमा करते हैं, जो रिजर्व फंड के नाम से जाना जाता है, और 5 से 6 साल में क्या होता है, एक ह्यूज कैपिटल क्रिएट हो जाता है। दिस सोर्स ऑफ कैपिटल इज अवेलेबल ओनली टू द लार्ज एंड हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी। तो ये रिजर्व किसके लिए होता है, जिसको हाई प्रॉफिट होता है। ऑब्वियसली सेविंग कौन करेगा, जिसका पैसा, जिसका इनकम ज्यादा है। अभी आपके घर में अगर ऐसी स्थिति है, आमदनी 18 खर्चा रुपया, है ना, सुना होगा कभी आपने, कि जितना इनकम नहीं है उससे ज्यादा तो एक्सपेंडिचर हो जाता है, तो आप सेव क्या करोगे, कुछ नहीं सेव कर पाओगे। तो सेविंग किसका ज्यादा होगा, जिसका इनकम ज्यादा होगा। यहाँ पर भी वही बात करें तो हाईली प्रॉफिटेबल कंपनी होती है,
जो हाईली प्रॉफिटेबल कंपनीज होती है, ठीक है ना, उसका ही सेविंग ज्यादा होता है, उसका ही रिजर्व ज्यादा होता है. With higher earning capacity, plogging back of profit is regarded as ideal method for financing development program. जब आप प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट करते हो, इस मेथड की वजह से आप क्या कर सकते हो, फाइनेंशियल डेवलपमेंट प्रोग्राम कर सकते हो, मतलब आपकी फ्यूचर के नीड को सेटिस्फाई कर सकते हो. ठीक है. एक्यूमुलेटेड अर्निंग आर री इन्वेस्टेड. आपके पास जो रिजर्व आया आप फिर से ही अपने बिजनेस में लगाते हो, मतलब आपको बाहर मार्केट में नए शेयर इशू करने की जरूरत नहीं है, किसी बैंक से लोन लेने की जरूरत नहीं है, आप अपना ही पैसा री इन्वेस्ट कर रहे हो इन द कंपनी फॉर एक्सपांशन प्रोग्राम. इट इज द सिंपलेस्ट एंड चीपेस्ट मेथड. क्यों चीपेस्ट बोला है? एक तो सिंपल है, दूसरा चीपेस्ट बोला है. चीपेस्ट का मतलब सस्ता है, आपको कोई इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं, आपकी ही कंपनी का पैसा है, आप इसको यूज कर सकते हो. ठीक है, तो कोई इंटरेस्ट इसके ऊपर पे हम नहीं करते. ऑफ द इंटरनल फाइनेंसिंग विच फैसिलिटेट री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट. अभी सपोज इस कंपनी के पास प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट नहीं है, रिटेन्ड अर्निंग नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको मार्केट में शेयर इशू करना पड़ेगा. अच्छा, शेयर इशू करने के लिए बहुत सारा लंबा प्रोसीजर है, हम लोग आगे देखेंगे. तो उसके ऊपर ह्यूज इन्वेस्टमेंट भी होता है, बहुत सारे आपको ब्रोकर रखने पड़ते हैं, एडवर्टीजमेंट करना पड़ता है, फिर बैंकर को अपॉइंट करना पड़ता है, अंडरराइटर को अपॉइंट करना पड़ता है, कमीशन देना पड़ता है ना. तो ये सारे जो खर्चे मिला करके बाद में हमारे पास पैसा आता है, इतना कॉस्ट कंपनी इंकर करती है. इससे अच्छा तो प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट है, हमारे पास पैसे पड़े हैं, उसको डायरेक्टली यूज करना है, उसके ऊपर कुछ हमको पे करने की जरूरत नहीं. ठीक है, आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर. फॉर प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट अ कंपनी हैज टू फॉलो, क्या फॉलो करना पड़ता है यहाँ पर, कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी. कौन सा पॉलिसी? कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी. कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी क्या होता है? दो टाइप का डिविडेंड पॉलिसी होता है, एक होता है लिबरल डिविडेंड पॉलिसी और दूसरा होता है कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी. एक एक करके हम समझते हैं. लिबरल डिविडेंड पॉलिसी का मतलब क्या होता है? लिबरल डिविडेंड पॉलिसी का मतलब होता है कि ये खोल के आप क्या करो, शेयर होल्डर को उनका प्रॉफिट रिटर्न करो, मतलब ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड दो, शेयर होल्डर खुश रहेंगे. इसको बोलते हैं लिबरल डिविडेंड पॉलिसी. तो इसमें क्या होता है, शेयर होल्डर हमेशा खुश रहते हैं. जो भी प्रॉफिट हुआ, सपोज 5 लाख रुपीज का प्रॉफिट हुआ ना, तो हम उसमें से 4,50,000 इसको दे देते हैं शेयर होल्डर को, और अपने लिए बहुत कम रखते हैं, 50,000 या 1 लाख रुपीज ऐसा रखते हैं. यहाँ पर शेयर कैसा हो जाता है, देना जाता है, रखना कम है. लेकिन इसकी वजह से हो क्या सकता है, शेयर होल्डर तो खुश रहेंगे, लेकिन कंपनी को फ्यूचर में क्या हो सकता है, बहुत रिस्क हो सकता है. कंपनी कभी भी इमरजेंसी आई तो इमरजेंसी के लिए उसके पास फंड रहेगा नहीं. तो कंपनी को अपनी फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ अमाउंट सेव करना चाहिए. अगर वो लिबरल डिविडेंड पॉलिसी मेंटेन करती है, तो लिबरल डिविडेंड में क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा पैसा वो अपने शेयर होल्डर को दे देती है, अपने पास बहुत कम रखती है. जबकि उसको करना क्या चाहिए, कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी यूज करना चाहिए. अभी कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा अपने पास रखे और बहुत कम अमाउंट किसको दे, शेयर होल्डर को दे. उससे फायदा क्या होगा, शेयर होल्डर के पास थोड़ा पैसा जाएगा, वो भले थोड़े नाराज होंगे, लेकिन कंपनी के पास हमेशा वो पैसा रहेगा. ठीक है ना. अभी देखो, शेयर होल्डर के पास अगर आपने पैसा दे दिया, तो शेयर होल्डर उस पैसे का क्या करेगी, कहीं ना कहीं वो क्या करने वाली है, उसका यूज करने वाली है. क्या शेयर होल्डर उस पैसे का उतना रिटर्न निकाल सकते हैं जितना कंपनी निकाल सकती है? कंपनी सपोज 20% प्रॉफिट कमाती है, तो क्या शेयर होल्डर उतना परसेंट निकाल सकते हैं? कहीं पे इन्वेस्ट करके नहीं निकाल सकते, तो वो पैसा कंपनी में ही रहने देना चाहिए. ये बेस्ट पॉलिसी होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी. वंस अगेन लिसन, वंस अगेन, सुना एक का फिर से एक बार सुनो. कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी का मतलब होता है अपने पास ज्यादा रखना और शेयर होल्डर को कम देना. इससे फायदा क्या होगा, कंपनी के पास हमेशा पैसे रहेंगे, उसको कभी भी फाइनेंस का प्रॉब्लम होगा नहीं, फ्यूचर की कंटिजेंसीज के लिए वो हमेशा तैयार रहेगी. ठीक है ना. और शेयर होल्डर को क्या फायदा होगा उससे, जब पैसा कंपनी के पास रहता है ना, तो वो उसका असेट होता है, और असेट बढ़ने की वजह से शेयर होल्डर का जो शेयर है उसका प्राइस मार्केट में क्या होता है, बढ़ता है. तो ऑटोमेटिकली बेनिफिट किसको मिल रहा है, शेयर होल्डर को मिल रहा है. समझ में आया आपको. तो कभी भी कौन सा पॉलिसी होना चाहिए, ज्यादातर कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी होना चाहिए, और यही फेवरेबल रहता है.
ठीक है। तो कंपनी को टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए, सेविंग्स करना चाहिए। फायदा क्या, अभी एक एक करके हम लोग बेनिफिट देख लेते हैं इसका। लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग जिसको हम बोलते हैं, एनेबल द कंपनी टू फेस एडवर्स बिजनेस सिचुएशन विद कॉन्फिडेंस। कंपनी के खिलाफ कोई ऐसा सिचुएशन आ जाता है जो कंपनी से एडवर्स है, जैसा कि लॉकडाउन पीरियड, इस टाइम में कंपनी का क्या हो जाता है, हालत खराब है, लेकिन अगर उसके पास लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट है तो वो अपने आप को स्ट्रेच कर सकती है, वर्कर्स का पेमेंट दे सकती है ना। तो ऐसे एडवर्स सिचुएशन को क्या कर सकती है, फेस कर सकती है। जो गैप क्रिएट हो गया है उस गैप को इस पैसे से फिल किया जा सकता है, ठीक है। नंबर 2, लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट और रिटेन अर्निंग रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन एक्सटर्नल सोर्स। हमको बाहर से पैसा लेने की जरूरत नहीं है, जैसे पब्लिक डिपॉजिट हो गया, बैंक लोन हो गया, या और भी कोई बोरोविंग्स हो गया, वो हमको लेने की जरूरत नहीं है और उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। एक्सटर्नल सोर्स में क्या होता है, हमको डिपेंड होना पड़ता है एक्सटर्नल सोर्स पे, और जिसका हमको इंटरेस्ट वगैरह पे करना पड़ता है, तो वो लेने की जरूरत नहीं है। मतलब शॉर्ट में बोले तो लोन लेने की जरूरत नहीं। लॉकिंग बैक ऑफ प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग, ये क्या होता है, ये री इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट ऑफ द शेयर होल्डर मोर सेफ एंड सिक्योर एज इट गिव्स मोर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी टू द कंपनी। जो कंपनी लॉकिंग बैक ऑफ प्रॉफिट करती है, मतलब रिजर्व रखती है, तो उसके पास एक ह्यूज फंड क्रिएट हो जाता है। जो इन्वेस्टर रहता है ना, उसको भी एक सेफ्टी महसूस होती है कि मेरी कंपनी स्ट्रांग है, उसके पास बहुत सारे पैसे पड़े हुए हैं और वो फ्यूचर में कभी भी ऐसा कोई कंटीजेंसी आ जाए तो उसके लिए वो तैयार रहती है। तो वो भी क्या महसूस करता है, सेफ महसूस करता है कि मैंने जिस कंपनी में पैसा डाला है ना, वो कभी बैंकरप्ट होगी नहीं, क्योंकि उसके पास ह्यूज इन्वेस्टमेंट पड़ा हुआ है, ह्यूज फंड पड़ा हुआ है। नंबर 4, लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट रिटेन अर्निंग कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन। जैसे आपको बताया, कोई इमरजेंसी नहीं है, कोई कंटीजेंसी नहीं, तो आप क्या करो, अपने आप को मॉडर्नाइज करो, न्यू मशीन्स वगैरह लेकर के आओ, ठीक है ना, या अपने बिजनेस को एक्सपांड करो, 2 फैक्ट्री की जगह और नई फैक्ट्रीज डालो, ठीक है, अपने बिजनेस को हम बढ़ा सकते हैं, which in turn come improve the overall performance of the organization। ऑर्गेनाइजेशन का परफॉर्मेंस इससे क्या होगा, बढ़ेगा। There is no cost of financing। मैंने जैसा बताया, अगर आपको बाहर से पैसा लेना पड़ा, बैंक लोन लोगे तो भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अगर शेयर होल्डर से पैसा लोगे तो आपको शेयर इश्यू करने का खर्चा उठाना पड़ेगा, जबकि इसके अंदर आपको कोई खर्चा उठाने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत ही सस्ता है, आपको इंटरेस्ट का कोई बर्डन होता नहीं, ठीक है। रिटेन अर्निंग, however there is interest burden if the funds are obtained through fixed deposit and debenture। तो आप लोन लेते हो तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जबकि आपका लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट है तो आपको कोई इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं। नंबर 6, the company can save cost and expenses connected with raising of funds such as brokerage or commission to agent or broker। जब आप फंड रेज करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने डिबेंचर इशू किया मार्केट में, तो वही सिचुएशन होता है, मुझको ब्रोकर अपॉइंट करना पड़ेगा, अंडरराइटर अपॉइंट करना पड़ेगा, ठीक है ना, कुछ बैंकर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा, शेयर सर्टिफिकेट प्रिंट करना पड़ेगा, कमीशन देना पड़ेगा, ये बहुत सारे खर्चे मुझे उठाने पड़ते। जबकि अगर वो लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट है तो मुझको ये कोई खर्चा सहन करना नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये कॉस्ट मेरा बच जाता है, आपके बहुत सारे एक्सपेंसेस बच जाते हैं, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करना, कोई ब्रोकरेज नहीं देना, कोई कमीशन देने की जरूरत नहीं। Accumulated reserve और retained earning can be used to issue bonus share। अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया यहाँ पर, जब भी बोनस शेयर का बात आता है ना, तो आपको एक दिल में ख्याल आता होगा कि कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर क्यों देती है या कैसे देती है। तो यहाँ पर आपको समझना है कि जो भी रिटेन्ड अर्निंग होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा एग्जाम्पल था कि कंपनी को 5 लाख रुपीज का क्या हुआ, एवरी ईयर प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, उसमें से वो 2 लाख रुपीज किसको दे रही है, शेयर होल्डर को, और अपने पास कितनी रख रही है, 3 लाख रुपीज। अभी जो 3 लाख रुपीज वो अपने पास रख रही है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, हम लोग 5 इयर्स का एग्जांपल लेते हैं, 5 इयर्स में कितना हो गया, 15 लाख रुपीज। 5 इयर्स में कितना हो गया, 15 लाख रुपीज हो गया। अब ये 15 लाख रुपीज कंपनी को यूज करना है, पैसा तो उसके पास है, लेकिन एक्चुअली ये पैसा किसका है, पैसा शेयर होल्डर का है, ये उनको देना चाहिए था, बट दिया
नहीं। अब ये पैसा शेयर होल्डर का है तो हम उसको यूज कैसे करें? तो इस पैसे को ना अपना बनाना पड़ेगा। पैसा तो हमारे पास है, हम क्या करेंगे, इस पैसे के आदेश में ना उसी शेयर होल्डर को शेयर इशू कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि पैसा तो हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, सिर्फ नाम उसका लेना है। तो हम उस शेयर होल्डर को क्या दे देते हैं, हम उनको बोलते हैं कि भाई पैसा आपका हमारे पास पड़ा हुआ है, इसके बदले में हम आपको क्या दे रहे हैं, शेयर दे रहे हैं, आपको शेयर का पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो ये शेयर कैसा शेयर हो जाता है, फ्री शेयर हो जाता है। और फ्री शेयर को हम क्या बोलते हैं, बोनस शेयर। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व या कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। क्या बोला जाता है, कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व या कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। इसमें होता क्या है, कंपनी के पास जो रिजर्व पड़ा हुआ है, कंपनी के पास जो रिटेन अर्निंग पड़ा हुआ है, प्लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट पड़ा हुआ है, एक्यूमुलेटेड रिजर्व पड़ा हुआ है, उसको कैपिटलाइज करती है, मतलब अपना कैपिटल बनाती है। और कोई कंपनी अपना कैपिटल कैसे बना सकती है, शेयर इश्यू करके। तो सिर्फ क्या, उसका काम क्या हो गया, फिर सिर्फ सर्टिफिकेट प्रिंट करना है और शेयर होल्डर को दे देना है, आपके पैसे हमारे पास पड़े हुए हैं, बस हम आपको क्या दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट ये शेयर दे रहे हैं। तो ऐसे ही रिटेन अर्निंग इसमें कन्वर्ट हो जाता है बोनस शेयर में। और ये सिर्फ किसको मिलता है, एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा नहीं। ठीक है, रिस्क किसने लिया था, रिस्क लिया था इक्विटी शेयर होल्डर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को तो टाइम टू टाइम उनका फिक्स डिविडेंड मिल रहा था, ठीक है ना। तो रिस्क किसने लिया था, इक्विटी शेयर होल्डर ने। बोनस शेयर किसको मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर। पॉइंट नंबर 8, the management can utilize the funds either for working capital or fixed। ये तो उनका पैसा है, वो चाहे जहां इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ यूज कर सकते हैं, वर्किंग कैपिटल में यूज कर सकते हैं, या कोई फिक्स्ड कैपिटल है, एसेट वगैरह परचेस करना है, या कोई डिवेंचर वगैरह को रीपे करना है ना, किसी का लोन लिया था वो हमको रीपे करना है, तो इस पैसे से वो काम किया जा सकता है। Point number 9, blocking back of profit or retained earning improve image of the company. It improves credit worthiness. Therefore, investor develop confidence in such company. आपकी कंपनी के पास लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट है, रिजर्व्स है, सेविंग है, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, इन्वेस्टर के माइंड में कॉन्फिडेंस क्रिएट हो जाता है कि हमारी कंपनी के पास इनफ अमाउंट है, वो किसी भी कंटिजेंसी से, किसी भी इमरजेंसी से लड़ सकती है और आगे बढ़ सकती है ना। उसके पास एक्सपांशन का, डाइवर्सिफिकेशन का, अपने कंपनी को इम्प्रूव करने के लिए पैसा पड़ा हुआ है। तो हर एक इन्वेस्टर को क्या रहता है, एक कॉन्फिडेंस रहता है, तो इसकी वजह से उसका क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ जाता है। क्रेडिट वर्दीनेस मतलब कल को उसको लोन चाहिए ना, तो कोई बैंक वाला भी दे देगा कि ठीक है, आपकी कंपनी तो साउंड है, आपके पास बहुत सारा रिजर्व फंड पड़ा हुआ है, तो हम भी आपको लोन देने के लिए रेडी है। तो क्रेडिट वर्दीनेस बढ़ जाता है। Point number 10, logging back of profit raises the rate of capital formation in the country, which increases the industrial growth and economic growth. कोई भी कंपनी सेविंग्स करती है तो वो शेयर होल्डर को पैसा ना दे करके क्या करती है, अपने ही कंपनी में री इन्वेस्ट करती है। अगर वो शेयर होल्डर को पैसा दे तो शेयर होल्डर कहीं ना कहीं खर्च कर देंगे, तो क्या वो वापस कैपिटल आने वाला है, नहीं आने वाला। लेकिन शेयर होल्डर को पैसा ना दे करके उसने क्या किया, अपनी कंपनी में री इन्वेस्टमेंट किया, इसकी वजह से कैपिटल फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो कंपनीज को फंड मिल जाता है। पॉइंट नंबर 11, logging back of profit or retained earning brings benefit to the society due to expansion and modernization। तो जब भी लॉगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट होता है तो सोसाइटी को बेनिफिट मिलता है। क्यों, कंपनी हमेशा एक्सपांशन के बारे में और मॉडर्नाइजेशन के बारे में सोचती रहती है और ग्रो करती है। जितनी कंपनी ग्रो होगी, आपको पता है उतने जॉब क्रिएट होंगे, है ना, और उतना वो जो एरिया रहता है उस पूरा का पूरा ग्रो होता है। तो ये सोसाइटी भी इसकी वजह से बेनिफिट में आ जाती है। द कस्टमर कैन गेट बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स एट द राइट प्राइस, ऑल्सो देयर कैन बी इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ये सारे बेनिफिट होते हैं। ओके, फिर से हम लोग ई बुक में आ जाते हैं। रिटेन अर्निंग देखो,
हम लोग ने रिटेन अर्निंग का पार्ट फिनिश किया। एक बार बुक रीड कर लेते हैं, बुक में क्या लिखा हुआ है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस आर सब्जेक्ट टू वेरिएशन इन अर्निंग। अभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, हमेशा सेम प्रॉफिट नहीं होता, कभी ज्यादा होता है, कभी नहीं होता है, कभी कम होता है, कभी बहुत ज्यादा होता है। ऐसा भी पीरियड होता है किसी किसी साल में क्या होगा, बहुत ह्यूज प्रॉफिट हो गया। अभी देखो आज की तारीख में डेटॉल हो गए, है ना, फिर कॉलिंग करके आता है क्लीन करने वाला, या सैनिटाइजर्स है या मास्क है, इसका बिजनेस बहुत ग्रो कर रहा है, जबकि पहले इसको कोई पूछता नहीं था। तो ये कमिंग इस ईयर में क्या होगा, इनका ह्यूज प्रॉफिट होने वाला है, जबकि दूसरी कंपनी को क्या होने वाला है, ह्यूज लॉस होने वाला है। ठीक है, तो कभी भी किसी का प्रॉफिट सेम होता नहीं है। इट वुड बी अ वाइज डिसीजन कीप असाइड अ पार्ट ऑफ अर्निंग ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ हाई प्रॉफिट। जब भी आपको ज्यादा प्रॉफिट हो तो ये अच्छी बात होती है कि कुछ हिस्सा आप निकाल कर अपने सेविंग के लिए रख लें। The prudent company does not distribute the entire profit. The prudent company does not distribute the entire profit. कोई प्रूडेंट कंपनी होती है, प्रूडेंट कंपनी का मतलब क्या हो जाता है, जो सेल्फ डिपेंडेंट है, सेल्फ फाइनेंसिंग है, वो अपने बारे में सोचती है, पैसे को अपना समझती है और उसके हिसाब से डिसीजन लेती है। तो ये जो प्रूडेंट कंपनी है, वाइज कंपनी है, रैशनल थिंकिंग वाली कंपनी है, ये क्या करेगी, कभी भी पूरा का पूरा प्रॉफिट शेयर होल्डर को देगी नहीं, उसका कुछ हिस्सा अपने पास रख लेगी इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट इज रिटेन्ड बाय द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व फंड। दिस रिजर्व्स आर द रिटेन अर्निंग ऑफ द कंपनी। तो वही चीज एक्सप्लेन की यहाँ पर। The sum total of retained earning gets accumulated over the year. कुछ सालों तक ये पैसा जमा होते होते एक ह्यूज फंड क्रिएट हो जाता है। This accumulated profit are reinvested in the business rather than distributed as dividend. तो डिविडेंड देने की जगह हम लोग क्या करते हैं, इसको वापस से अपनी कंपनी में री करते हैं। The process of accumulation of corporate profit and their utilization in the business is called retained earning। और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, रिटेन्ड अर्निंग। पैसा जमा करना, सेविंग करना। Simple word, a part of net profit which is not distributed to shareholder as dividend is retained by the company in the form of reserve fund। बार बार वही एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो पार्ट हम शेयर होल्डर को ना दे करके अपने पास रख लेते हैं, इसका पार्ट, प्रॉफिट का पार्ट, उसी पार्ट को क्या बोलते हैं, रिजर्व फंड बोलते हैं, रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं, ब्लॉकिंग बैक ऑफ प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, कंपनी कन्वर्ट्स इट्स रिजर्व्स इनटू बोनस शेयर कैपिटल। कंपनी इसको क्या करती है, कन्वर्ट करती है, इसके थ्रू कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है ना, इस प्रोसेस के थ्रू या बोनस देने के थ्रू उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर देते हैं। This capitalization of profit by issue of bonus share is known as locking back of profit or self financing। और इसी को बोला जाता है सेल्फ फाइनेंसिंग। बोनस शेयर्स आर इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। और बोनस शेयर का पैसा लिया नहीं जाता, जैसे मैंने बताया पैसा हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, सिर्फ शेयर देना बाकी है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट ये शेयर दिया जाता है। Management can convert retained earning into permanent share capital by issuing bonus share। बोनस शेयर इशू करके जो पैसा था उसको परमानेंट कैपिटल में कन्वर्ट किया जा सकता है। इट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल। इट इज सिंपल एंड चीपेस्ट मेथड ऑफ रेजिंग फाइनेंस। ये बताया मैंने सिंपल क्यों है और चीपेस्ट भी क्यों है। ठीक है, इट इज यूज्ड बाय एस्टेब्लिश्ड कंपनीज। इट इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। ये इंटरनल सोर्स है फाइनेंस का, बाहर से पैसा लेने की जरूरत। क्या डिटरमाइन करता है, अच्छा ये सिंपल सी चीज है, डिटरमिनेंट्स ऑफ रिटेन अर्निंग, मतलब ऐसे कौन से फैक्टर है जो डिसाइड करते हैं आपके पास कितना रिटेन अर्निंग होगा। तो मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, आपके घर में जो सेविंग होती है वो किस पे डिपेंड करती है, बस उसी का आंसर हम देंगे ना तो हमको इसका आंसर मिल जाएगा। तो देखो आपकी सेविंग किस पे डिपेंड करती है, टोटल अर्निंग ऑफ द कंपनी। आपकी अर्निंग कितना है, जितना ज्यादा अर्निंग उतना ज्यादा सेविंग, है ना। तो यहाँ पर भी वही है, अर्निंग जितना ज्यादा है कंपनी का उतना क्या होगा, सेविंग भी ज्यादा होगा। इफ देयर इज एम्पल प्रॉफिट, एम्पल मतलब इनफ प्रॉफिट, ज्यादा प्रॉफिट है, ठीक है ना, the company can save and retain some part of the profit। more the earning company can save more। जितना ज्यादा अर्निंग होगा उतना ज्यादा कंपनी क्या कर सकती है, सेव कर सकती है। एटीट्यूड ऑफ द टॉप मैनेजमेंट आल्सो डिटरमाइंस द अमाउंट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। और उसके अलावा क्या है, एटीट्यूड भी डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैनेजमेंट का एटीट्यूड लिबरल है, लिबरल मतलब वो शेयर होल्डर को खुश करना चाहती है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड देंगे, तो उसकी वजह से हमारा रिटेन अर्निंग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मैनेजमेंट का एटीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो उनको कैसा एटीट्यूड रखना चाहिए, अगर उनको रिटेन अर्निंग बढ़ाना है तो उनको यूज करना चाहिए कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी। डिविडेंड कम दो, बचाओ ज्यादा, सेविंग ज्यादा रखो।
ठीक है। टैक्सेशन पॉलिसी, अभी टैक्सेशन पॉलिसी क्या है? द टैक्सेशन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट डिटरमिनेंट। अभी सपोज आपके घर में जो इनकम आ रहा है, गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लगाती है। कौन सा टैक्स? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। अभी आप मुझे बताओ, अगर टैक्स ज्यादा होगा तो आपके घर पे इनकम कम आएगी या ज्यादा आएगी? कम आएगी, है ना? क्यों? क्योंकि उतना पैसा टैक्स में चला जाएगा। और इनकम अगर कम आएगा तो ऑटोमेटिकली क्या कम हो जाएगा? सेविंग्स भी कम हो जाएगा, है ना? तो यहाँ पर भी वही है कि अगर टैक्स ज्यादा है तो क्या होगा? रिटेन्ड अर्निंग कम हो जाएगी। The taxation policy of the government is also an important determinant of the corporate saving. If the tax levied are high rates, company cannot save much of the profit in the form of reserve. अगर high rate of taxation रहेगा, ज्यादा टैक्स अगर कंपनी के ऊपर लगाया जाए तो कंपनी का प्रॉफिट कम हो जाता है, और प्रॉफिट कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली सेविंग्स भी कम हो जाएगा। ठीक है। डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी तो आपको पता है दो टाइप का डिविडेंड पॉलिसी है, लिबरल डिविडेंड पॉलिसी और दूसरा सेकंड वन कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी। तो अगर आपका लिबरल डिविडेंड पॉलिसी है तो आपकी सेविंग कम होगी, और अगर आपका कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी है जहां पर आप डिविडेंड कम देते हो तो आपका रिटेन्ड अर्निंग बढ़ जाएगा। So if the policy of the board of directors in regards to the distribution of profit, a conservative dividend policy is needed for having good accumulation of profit. आपको कौन सा पॉलिसी यूज करना चाहिए? कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी ये यूज करना चाहिए। But this policy affects shareholder as they get dividend at a lower rate. लेकिन इससे कभी-कभी शेयर होल्डर क्या हो जाते हैं? नाराज हो जाते हैं क्योंकि उनको डिविडेंड बहुत कम मिलता है। ठीक है, तो आपको थोड़ा बैलेंस करके लेकर चलना चाहिए कि थोड़ा शेयर होल्डर भी खुश रहे और आपके पास रिटेन अर्निंग भी हो। गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट भी कंपनीज के ऊपर कंट्रोल रखती है। अ गवर्नमेंट इज रेगुलेटरी बॉडी ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ द कंट्री। तो गवर्नमेंट क्या करती है? इकोनॉमिक सिस्टम को पूरा संभालती है, रेगुलेट करती है। इट्स पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशन एंश्योर दैट द कंपनी वर्क एज पर इट्स रेगुलेशन। इसकी जो पॉलिसीज है ये ऐसे पॉलिसीज बनाती है कि कंपनी ने इनके एक्ट को क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। ठीक है। कंपनी हैज टू फॉर्मुलेट इट्स डिविडेंड पॉलिसी इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने जैसे रूल्स बनाए हैं, रेगुलेशन बनाए हैं, उसके हिसाब से ही कंपनी को फॉलो करना पड़ता है डिविडेंड पॉलिसी को भी। ठीक है। तो गवर्नमेंट कंट्रोल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारी डिविडेंड पॉलिसी क्या होनी चाहिए। तो ये चीजें हैं जिसकी वजह से हमारा जो रिटेन्ड प्रॉफिट है कम या ज्यादा हो सकता है। बराबर है।